1 एकड़ के अंदर सालाना 10 लाख की कमाई। सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन उसी चीज की जानकारी के लिए आज हम आए हैं सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे आकाश चौरसिया जी मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर मल्टी लेयर फार्मिंग होता क्या है और इससे वो 10 लाख रुपए सालाना की कमाई कैसे कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपके लिए एक ऐप की जानकारी लेकर आए हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है। अब आप घर बैठे ही अपनी फसलों का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ में फसलों के अंदर कौन सा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कब इस्तेमाल करना है, या आप कृषि सलाहकार से सीधा 1-to-1 वीडियो कॉल या चैट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण आप भारत एग्री के सैटेलाइट व्यू फीचर के माध्यम से कर सकते हैं। यह आपको 3 तरीके से पता चलता है। सबसे पहला हरा, पीला और लाल रंग से। हरा रंग मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है, पीला रंग कि कीट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, और लाल रंग का मतलब है कि फसलों के अंदर कीट लग चुका है। लाल रंग देखते ही आप कृषि सलाहकार से सीधा 1-to-1 वीडियो कॉल या चैट के माध्यम से संपर्क करें और जानकारी ले कि फसलों के अंदर कौन सा पेस्टिसाइड आपको इस्तेमाल करना है। यह सब जानकारी लेकर आप अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं और उन्नति की तरफ जा सकते हैं। यह सब जानकारी और फीचर इस्तेमाल करने के लिए आप प्ले स्टोर से भारत एग्री ऐप डाउनलोड करें। आकाश जी, जो आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है वो बताइए। देखिए, मल्टी लेयर फार्मिंग को अगर हम सही मायनों में समझें या बहुत कम शब्दों में या जल्दी में थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जिस तरह से हम शहरों में जाके जगह कम होने के कारण मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, जगह कम होती है, एक के ऊपर एक घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह जो है ना हम गाँव में खेतों में एक के ऊपर एक फसल उगाते हैं। तो एक ही जगह पर एक साथ उसी जगह का इस्तेमाल करते हुए एक से अधिक फसलें उगाना मल्टी लेयर फार्मिंग कहलाता है। मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर कई पूरे भारत में अलग अलग तरीके से लोग प्रयोग करते हैं, लोगों ने किए हैं। तो अलग अलग तरीके की खेतों में फसलें उगाना मल्टी लेयर नहीं है, एक ही जगह पर एक साथ परत बाई परत फसल को उगाना मल्टी लेयर फार्मिंग है। अभी फिलहाल में ये वाला जो आपका पैच है, इस पे कितने लेयर फार्मिंग हो रही है? देखिए, अभी हम इस पे 4 भी करते हैं, 5 भी करते हैं। तो अलग अलग ब्लॉक में फसल के हिसाब से या फिर परिस्थिति के हिसाब से हम अपने मॉडल को बदल लेते हैं। सो एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर बेसिक जो हम बनाते हैं, एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर में आप 2 लेयर भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर अभी हम आपको 4 फसल जो हो रही हैं उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम पहले नंबर तो बैम्बू या कोई भी तरह की जो लकड़ी होती है, फार्मर के पास कोई ना कोई तो वुड होती है, जो यूकेलिप्टस का लकड़ी हो सकता है या किसी भी तरह की लकड़ी, सीधी होना चाहिए और 1.25 इंच की विड्थ होना चाहिए उसकी, और हाइट लगभग 10 से 12 फीट होना चाहिए। तो हम इसको आइडियली 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस पर इसको लगाते हैं, और मतलब बैम्बू टू बैम्बू का डिस्टेंस हम 6 फीट रखते हैं और रो टू रो वाला डिस्टेंस हम 5 फीट रखते हैं। और 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम चारों तरफ 1400 के आसपास 1450 बैम्बू पूरे 1 एकड़ में लगते हैं। ये लगाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर पर एक मोटा बैम्बू डालते हैं 6.5 फीट की हाइट पर, और फिर उसके बाद जो है ना हम उस पे वायर से चारों तरफ से उसको खींच के बांधते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर किसी भी तरह की हवा या आंधी तूफान में ना जा सके। फिर उस पे हम वायर या फिर बैम्बू का ही बंच फटा के इसको क्रॉस में बैम्बू टू बैम्बू स्ट्रेट खींच के बांधते हैं, और फिर जाके इसके बी क्रॉस में हम आधा फीट के डिस्टेंस पर ये 20 गेज का वायर बांधते हैं। तो इस पे आप वायर भी ले सकते हैं और बैम्बू की पतली पतली बंच भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वायर लिया हुआ है, आधा फीट के डिस्टेंस पर इसका जाला टाइप का बुना है, और फिर उस जाले के ऊपर हम जो है ना ये घास डालते हैं। तो बेसिकली ये घास जो होती है कोई भी खरपतवार हो सकती है, वीड्स हो सकती है, और हिंदुस्तान में हर जगह किसी न किसी के पास कोई ना कोई तरीके से ये घास अवेलेबल होती है। तो इस घास को हम ना तो जलाते हैं, ना तो खरपतवार, ना सी दबा डाल के ख़त्म करते हैं। हम इसको बढ़िया से काट के और गट्ठे बना के रख लेते हैं, और फिर इसको हम ऊपर पतला पतला डाल देते हैं। पतला पतला घास डालने से क्या होता है, आधी धूप आधी छाया का एक इन्वायरमेंट होता है, और उसमें फसलें को बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भी उगाया जा सकता है। सो बेसिकली जैसे इंसानों को होता है कि हमें अच्छा अगर आउटपुट लेना है तो हमें एक अच्छा अनुकूल वातावरण चाहिए, ठीक उसी तरह अगर पौधों की अच्छी उपज आपको लेनी है तो पौधों को एक अनुकूल वातावरण आपको देना पड़ेगा। खासकर सब्जियों के लिए जो नाजुक होती हैं, तो हम उनके लिए एक अनुकूल वातावरण ये बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद चारों तरफ हम ग्रीन नेट की या साड़ी की बाउंड्री वॉल बनाते हैं, और इसको बनाने के बाद हम पूरी तरह से ये एक
वातानुकूलित घर बना देते हैं पौधों को उगने के लिए। फिर इसमें हम ज़मीन के नीचे सबसे पहले नंबर 3.5 फीट का बेड बनाते हैं, तो ज़मीन के अंदर कंद वाली फसल के रूप में अदरक या हल्दी को लगाते हैं। फिर जैसे ही हमने अदरक और हल्दी को लगाया तो पूरा हम सरफेस पर ज़मीन को ढक देते हैं, और ढकने के बाद ज़मीन के सरफेस पर हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं। तो पत्ती वाली सब्जियों में मेथी भी बो सकते हैं, पालक, धनिया, चौलाई, राजगिर, लाल भाजी, जो भी फार्मर को सूट करे आपके मार्केट के हिसाब से वो हम इसमें बोते हैं। फिर इसके ऊपर जब पत्ती वाली हम सब्जी बोते हैं तो इसमें हमें 3 बड़े बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 पहला तो ये कि जब पत्ती वाली सब्जी 15 से 20 दिन में उग आती है वीड्स के पहले, तो पूरे ज़मीन के सरफेस को वो ढक लेती है, कवर कर लेती है। तो कवर क्रॉप का भी काम करती है, मल्चिंग का भी काम करती है। जब पत्ती वाली सब्जी ज़मीन के सरफेस पर उगती है तो कोई भी स्पेस नहीं होता जहाँ पर घास को उगने के लिए जगह बचे। तो जब घास को उगने के लिए जगह नहीं बचती है तो जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है फार्मर के बीच में वो आती है खरपतवार की। किसान जो है ना, खरपतवार को निकालने के लिए या तो मजबूरी में बीडीसाइड इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो फिर उसे लेबर लगा के कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है। कुल मिला के अल्टीमेटली हमारी लागत तो बढ़ती है। लेकिन जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो पूरा सरफेस ढक जाता है, तो वीड्स नहीं निकल पाते, मतलब खरपतवार को निकालने की और लागत बढ़ाने की समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब पत्ती वाली सब्जी डेंस में हमारी पत्तियों से पत्तियाँ सट जाती हैं तो जो सनलाइट होती है, तो 50% तो सनलाइट हमने ये मंडप बना के घास डाल के रोक ली है। फिर जो आधी धूप आ रही है, मिट्टी पे पड़ रही है, वो पूरी पत्तियों की वजह से मिट्टी पे नहीं पड़ पाती, और जब मिट्टी पे धूप पूरी तरह से नहीं पड़ती तो पानी का जो इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो हम पूरी तरह से रोक लेते हैं। अब अगर इसको और गहराई से कहें इस बात को, तो मतलब एक फसल को उगाने के लिए कुल आपको 5 से 6% पानी की आवश्यकता होती है। तो हम कुल मिला के जहाँ पर नॉर्मली खेत में हम पानी जो बहा के देते हैं उसमें हम अगर 100 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं तो हम इस मॉडल में कुल 5 से 6 लीटर में काम कर लेते हैं। तो जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो तीसरा बेनिफिट ये होता है, पौधे हमेशा जड़ों से सांस लेते हैं, और जड़ों से सांस पौधा तभी ले सकता है जब मिट्टी में पोरोसिटी होगी, रंधता होगी। अगर मिट्टी सिलेट हो चुकी है, केमिकल डालने की वजह से मिट्टी कड़क हो चुकी है, तो बॉन्डेड हो चुकी है सॉइल, और बॉन्डेड होने के कारण पोरस नहीं होता, पोरस होने के कारण हमारी एरिएशन नहीं हो पाता, और एरिएशन नहीं होता तो पौधे सांस नहीं लेते, सांस नहीं लेते तो पौधे ग्रोथ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, लॉजिकली इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में बीज डालते हैं, बहुत घनी मात्रा में लीफी वेजिटेबल के बीज डालते हैं, और फिर इनको हर वीक हम जो पौधे बड़े हो जाते हैं उनको जड़ समेत पिक करके और उसको वॉश करके सीधा जड़ सहित मंडी में बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम जड़ समेत पौधे को उखाड़ेंगे तो निश्चित ही है रूट उखड़ेगी तो मिट्टी भी उखड़ेगी, और अगर 1 करोड़ बीज आपने 1 एकड़ में बोए हैं और 10 लाख बीज एक बार में उखाड़े हैं तो 10 लाख छेद बनेंगे हर बार मिट्टी में। तो हमने छेद अलग से नहीं बनाए, हमने तो पौधा निकालने के लिए छेद अपने आप बन गया। तो निदाई गुड़ाई का जो खर्चा है बेसिकली वो हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये जो प्रति एकड़ एक सब्जी उगाने वाले किसान का होता है वो हमारा सेफ हो जाता है। तो 3 बड़े फ़ायदे पत्ती वाली सब्जी बोने से हमें इसमें होते हैं। पहला तो पानी की बचत होती है, खरपतवार नहीं होता है, और हमें निदाई गुड़ाई के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है। और हम ये सारी सब्जियाँ बोते हैं मंथ ऑफ फरवरी या मार्च में, तो ये हमारी अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलती हैं, जो ज़्यादा गर्मी का वक्त होता है, जिसमें बाहर अगर हम कोई सब्जी उगाते हैं तो लपट के कारण वो झुलस जाती है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इस मॉडल में हमारी वो फसल झुलसती नहीं है। ऑफ सीज़न भी हमारी सब्जी एक अच्छी गुणवत्ता के साथ में हम लोगों को दे पाते हैं। सर, अभी तक बात हुई है मात्र 2 लेयर की, एक तो आपने लीफी बताया, एक ज़मीन के अंदर वाला बताया, आखिर जो और 2 लेयर हैं वो कौन सी है? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर तो कंद वाली फसल हमने लगा दी, फिर ज़मीन के सरफेस पर हमने पत्ती वाली सब्जी बो दी। अब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है तो हमने ये बांस खड़े किए हुए हैं या जो भी लकड़ी इस्तेमाल की हुई है स्ट्रक्चर को बनाने में, उसी लकड़ी के सहारे हम कोई एक बेल वाली फसल लगा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे कुंदरू लगा रखी है, तो ये कुंदरू की बेल इस बैम्बू के सहारे या करेला लगाएंगे या जो भी बेल वाली सब्जी लगाएंगे तो इस पर हम लगाएंगे और ये जाके इसके सहारे ऊपर शेड पर, स्ट्रक्चर पर फैल जाएगी। तो तीसरी फसल के रूप में हमारी एक क्रीपर्स फसल हो जाती है, पत्ती वाली लीफी वेजिटेबल, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी होती है, क्योंकि अगर हम बड़ी पत्ती वाली सब्जी ऊपर लगा देंगे तो वो पूरा शैडो कर लेगी और नीचे की फसल को प्रभावित करेगी। तो हम इसमें छोटी जो पत्ती की साइज़ वाली सब्जियां हैं बेल वाली, वो हम इसमें लगाते हैं और बैम्बू टू बैम्बू लगाते हैं, तो ऊपर हमारी एक क्रीपर्स के रूप में तीसरी फसल हो जाती है। फिर इसी में हम क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं पहले आउट ऑफ फील्ड पपीते की या ड्रमस्टिक की, सहजन की, और फिर उसमें हम नर्सरी
नर्सरी तैयार करके अप्रैल के महीने में 15x15 पर या 12x15 पर पपीते की फसल को इसमें लगा देते हैं सेंटर ऑफ द बेड। तो वो जाके पपीते की फसल इस मंडप को क्रॉस करके और ऊपर निकल जाती है, और सबसे ऊपर जो है हमारी 4th फ्लोर पर या चौथी फसल के रूप में हमारी पपीते की फसल होती है। 3rd फ्लोर पर हमारी क्रीपर्स होती है, लता वाली फसल होती है। 2nd फ्लोर पर हमारी लीफी वेजिटेबल पत्ती वाली सब्जी सरफेस पर होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल अदरक या हल्दी के रूप में होती है। सो इस तरह से अलग अलग स्टेप में हम 4 फसलें उसी स्थान पर उगाते हैं। और सर जो आपने एग्जैक्टली 5 लेयर पे लिया था, वो 5वीं कौन सी लेयर थी वो बताइए। जी, इसमें 5 जब हम लेयर पे बात करते हैं या 5 लेयर अगर हमें उगानी है तो हम क्या करते हैं, ये जो बैम्बू टू बैम्बू डिस्टेंस है, इस बैम्बू के ज़मीन से सरफेस पर 1 फीट हाइट पर हम एक तार बांधते हैं, या कोई भी एक लकड़ी भी बांध सकते हैं। इवन आप बैम्बू को फटा के और पतली जो बंच होती है उसको भी आप बांध सकते हैं। सीधा हम स्ट्रेट में लंबाई में बांध देंगे, 1-1 फीट के अंतर से 1.5 फीट के अंतर से लगभग हम 4 से 4.5 फीट हाइट तक उसको 3-4 स्टेप में बांध देंगे। और फिर हम इसी बेड पर 2-2 फीट पर कोई भी एक क्रीपर, जैसे ककड़ी है, लौकी है, गिलकी है, जो बड़ी साइज़ की पत्तियां वाली सब्जी होती है, लता वाली सब्जी, उसको हम 2-2 फीट पे यहाँ पे लगा देते हैं और एक जाला बना देते हैं। सो इस वाले स्पेस पर जो है हमारी 5वीं लेयर पे फसल होती है एक लता वाली फसल के रूप में। सर आपने ये जो पूरा स्ट्रक्चर बताया और सारी चीज़ें बताई एग्जैक्टली, सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर 1 एकड़ के अंदर आप ये सारी चीज़ें जैसे बांस है या आपके तार हैं या दूसरी चीज़ें सेटअप करते हैं और लेबर कॉस्ट भी इसके साथ इंक्लूड करें, तो कितना खर्चा आ जाता है वो बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मॉडल अलग अलग जगह के हिसाब से थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है, क्योंकि हर जगह एक जैसे रेट हर चीज़ के नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो फार्मर से जुड़ी हुई हैं या खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इवन जो बांस हम लेते हैं तो एवरेज कॉस्ट 15 रुपये के आसपास की एक कॉस्ट हमें अगर बांस की पकड़ते हैं तो लगभग तार का जो खर्चा होता है 15,000 के आसपास का 1 एकड़ के पीछे होता है। बांस का लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये, अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो 50,000 रुपये तक भी हो जाता है। और बाकी का अगर हम साड़ियाँ लगाते हैं या ग्रीन नेट लगाते हैं तो ग्रीन नेट लगाते तो 30,000 रुपये का खर्चा 1 एकड़ में होता है। और अगर हम साड़ी का कर लेते हैं तो 3,000 रुपये में भी काम बन जाता है। तो ओवरऑल जो है ना, अगर हम टोटल सारी चीज़ों की एक एवरेज चीज़ें पकड़ के चले कि सब कुछ फार्मर के पास नहीं हो सकता अवेलेबल, कुछ हमें परचेज़ करना पड़े, कुछ कहीं महंगा मिले कुछ सस्ता मिले, तो ऑन एन एवरेज लगभग 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट में आप इसे खड़ा कर सकते हैं। और एक बार इसको लगाने के बाद ये 5 साल तक इसे आप चला सकते हैं। मतलब 1.5 लाख रुपए की खर्चे में 5 साल तक आप इसको रन कर सकते हैं। पानी को लेकर जो बात है कि अगर हम एक फ़सल को पानी देंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हर एक फ़सल की फ्रूटिंग टाइम अलग होता है, पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब फ़सल प्रोडक्टिविटी पे आती तो उस समय पानी की उसको खास ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 3 फसलें एक साथ में लगाई, पपीता हम इसमें अप्रैल के मंथ में लगाते हैं, और अप्रैल के बाद जो इसकी फ्रूटिंग होती है पपीते की, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, एक लता वाली फसल होती है जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए पड़ता है, लीफी वेजिटेबल को बहुत कम चाहिए, और कंद वाली को भी बहुत कम चाहिए। तो कंद वाली तो ऑलरेडी नीचे है, और ऊपर से जब हम पानी स्प्रेड करके देते हैं तो उतना पानी उसको बराबर मेंटेन रहता है, और लीफी को तो रहता ही रहता है। लता वाली फसल और पपीते के लिए हम अलग व्यवस्था बना के रखते हैं, और उसके लिए ये व्यवस्था बनाते हैं कि जो भी हमारा प्लांट होता है, प्लांट के साइड में ही हम जो है ना इस तरह से ये गड्ढा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमने एक गड्ढा बना रखा है, ठीक है, ये गड्ढा बना रखा है। फिर इसके बाद 2 फीट पे 1-1.5 फीट पर ये एक गड्ढा बना रखा है। तो ऐसे करके जो है ना, हमने ये प्लांट को, या जो हमारी क्रीपर्स है, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो इस बेड के लेफ्ट में और इस बेड के राइट में दोनों जगह हमने लगभग 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पर 1-1 बाई 1-1 के गड्ढे बना रखे हैं। तो हम इसमें पानी को स्टॉक कर देते हैं इनके लिए। बाकी हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स होती है और कंद वाली फसल होती है, वो नॉर्मल इरिगेशन से जो हम करते हैं उससे ही मेंटेन हो जाती है। गड्ढे हमें तभी भरने पड़ते हैं जब इनमें फ्रूटिंग चालू होती है, क्योंकि उस समय इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी समय तो हमारा एक ही इरिगेशन सिस्टम से पूरा पानी मेंटेन रहता है। सर जैसे ये जो मॉडल है एग्जैक्टली, जी, क्या ये सिर्फ छोटे किसान भाई जो 1 या 2 एकड़ के लिए उनके सक्सेसफुल है, या जो बड़े किसान भाई भी है वो भी ये मॉडल को मतलब कि अपना सकते हैं? देखिए, इस मॉडल की जो खासियत हमने समझी है और अन्य लोगों को देखते हुए या कृषि को बहुत अच्छे से समझते हुए,
ये मॉडल तो बेसिकली जो है ना, जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो बहुत लघु सीमांत किसान हैं, और मुझे लगता है कि भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अभी माइग्रेशन की कंडीशन पे हैं। वो बहुत ज़्यादा खेती में बहुत पैसे नहीं लगा सकते हैं, ना महंगी कोई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो उनके लिए तो बीज के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो अगले सीज़न में बीज कैसे बोएं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत ही काबिल और कारगर है, क्योंकि इसको आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अगर आपके पास साड़ियाँ हैं, जनरली होती हैं गांव में, सब लेडीज़ पहनती हैं, और ये बांस है, बल्ली है, लकड़ी है, घास है, ये सब चीज़ जनरली किसान के पास इर्द गिर्द ऑलरेडी होती हैं। तो अगर ये चीज़ें किसान खुद से कर लेता, और अगर नहीं भी कर पाता तो इनको कहीं पे भी वो कर सकता है, लगा सकता है। खरपतवार को निकालने से वो छोड़ दे और उसको काट के और उसको सुखा के और इसके लिए यूज़ करने के लिए रख ले, इस्तेमाल करने लग जाए। बांस को जो है ना अपनी बॉर्डर पे लगा सकता है, खेत की मेड़ों पे लगा सकता है, सुरक्षा भी हो जाएगी, इनकम का साधन भी बनेगा, और साथ में जो है ना वो बांस की पत्ती से खाद भी बना सकता है, और फिर ये स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकता है। तो कुल मिला के अगर वो ये काम करता है तो वो ये मॉडल जो है ना पूरी तरह से सस्टेन है, और मार्जिनल फार्मरों के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इसे छोटी लैंड होल्डिंग में बहुत अच्छे आउटपुट के साथ में किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं, अगर उनके पास स्किल्ड है, टीम है, मैनेजमेंट है, तो फिर बड़े स्केल में भी किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 एकड़ तक में भी ये मॉडल लगा रखा है। तो अगर आपके पास टीम है और आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप बड़े स्केल में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे फार्मर के लिए रामबाण औषधि है। अब सर ये जानना, जैसे आपने इसमें इनकम भी बताया है कि इनकम बनी रहेगी एग्जैक्टली, जी तो 1 एकड़ की अगर बात करें, जिस हिसाब जी से ये 4 लेयर या 3 लेयर या कोई 5 लेयर लगाता है, अलग अलग हिसाब से इनकम होगी, जी तो एक क्या इनकम हो सकती है एग्जैक्टली, और आपने अभी तक इससे अगर देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाया 1 एकड़ से, वो बताइए। देखिए, अभी हमने इस पे लगातार कई वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। 2016 में इसका सक्सेसफुल हमने मॉडल बनाया था, और उसका जो रिटर्न है वो पूरा हमारा 10 लाख रुपए तक नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, मतलब सब कुछ सारी चीज़ों का जोड़ के वो हमने एक टर्नओवर बनाया था। फिर उसके बाद जो है ना, जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें खर्चे भी होते हैं उस हिसाब से, तो लेबर कॉस्ट जोड़ते हैं, आप अपनी कॉस्ट जोड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जोड़ते हैं, तो सब काट पीट के जो है ना 7 लाख रुपए हमने उस समय पे इसमें नेट प्रॉफिट के रूप में बचाए हुए थे। फिर उसके बाद क्योंकि एक जैसी परिस्थिति हर समय नहीं होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और हर समय रेट भी एक जैसे नहीं रहते हैं। तो अमूमन जो है ना इस मॉडल के साथ में, अगर आप एक होम डिलीवरी पैटर्न पे काम करते हैं, सब्जियां जो है ना आप किचन तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं, या कोई आप ऐसी मार्केट को टच करते हैं जहां पर ऑर्गेनिकली स्पेशली चीज़ें बिक रही हैं, तो लगभग हमने ये देखा है कि 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आसानी से इस मॉडल में साल भर में बनाया जा सकता है। सर जैसे ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग है, इसमें जी। 4 या 5 तरीके की फसलें हैं, जी क्या 1 एकड़ को मैनेज करना 1 या 2 आदमी इसे मैनेज कर सकते हैं या नहीं, या बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए? देखो, इसमें 2 वक्त पर ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उस समय पे ज़रूरत पड़ती है, जब आप लगा रहे होते हैं उस समय पे ज़रूरत पड़ती है, और जब पिकिंग का टाइम होता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तब उस समय पे थोड़ी आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। बाकी अगर इस मॉडल को समझने वाले और इसमें काम करने वाले 2 ट्रेंड बंदे आपके पास हैं, जो इस मॉडल को समझते हैं या काम किया है उन्होंने या कर रहे हैं, तो 2 लोगों से ये पूरा मॉडल ऑपरेट हो जाता है। मतलब लगाने से लेकर निकालने तक सारी चीज़ें 2 लोग ऑपरेट कर सकते हैं। बस जब लगती है और निकलती हैं, तो उस समय आप जो है थोड़ी ज़्यादा संख्या में 4-5 लोगों के साथ में काम कर सकते हैं 2-4 दिन, इतना बस चाहिए पड़ता है। बाकी तो 2 लोग पूरे साल भर इसमें मेंटेन कर लेते हैं। और सर क्या क्या मुश्किलें एग्जैक्टली हम वो भी जानना चाहते हैं, आपको क्या क्या मुश्किलें हुई थी? जैसे 2011 में स्टार्ट किया, जी तो क्या आना खेती के अंदर आसान था, या मुश्किलें 5 लेयर खड़ा करना, जी उसके अंदर भी फेलियर भी आए होंगे, वो क्या क्या थे वो बताइए। जी, देखिए, मुश्किलें तो किसी भी काम को करने में आती हैं, ये तो निश्चित बात है, और अगर मुश्किलें उस काम में नहीं आ रही हैं तो फिर वो काम करने का भी मज़ा नहीं होता है। तो शुरुआती दौर में जो दिक्कतें हमें फ़ेस करना पड़ी, पहली बात तो हमारे पास ज़मीन नहीं
थी, बहुत थोड़ी सा टुकड़ा था, क्योंकि हम पढ़ लिख के और जो है दूसरे रास्ते पे जा रहे थे अपना एजुकेशन लेने के लिए, तो थोड़ा सा विरोधाभास भी हमारा हुआ कि ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो पहली मुश्किल तो यही थी, जो खासकर नौजवानों को झेलनी पड़ती है कि गार्जियंस जो है ना उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फार्मिंग में कितनी मेहनत है और कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ना करें ये काम और ना कर पाएंगे वो। तो मुश्किल सबसे पहली तो यही होती है कि लोगों को कन्वेंस हम कैसे कर लें ताकि वो हमारा सपोर्ट करें। फिर उसके बाद जब अपन मिट्टी पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कहीं घास उग रही होती है, कहीं समय पे पानी नहीं दे पाते हैं, कहीं फूल नहीं आते हैं, कहीं फूल झड़ जाते हैं, नॉलेज नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि इस समय पे पानी देते तो फूल नहीं झड़ता। तो ये सब चीज़ें जो है ना फेस करना पड़ती हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हमने करने का इसको ठान लिया कि साहब हमें इसको एक प्रोफेशन बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी भी प्रोफेशन में आप काम करें और आप पैदा होते ही एक्सपर्ट बन जाएं और आप एक अच्छी खासी सैलरी पे आ जाएं। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, वैसे ही आपका आमदनी का ज़रिया भी बढ़ जाता है। तो ठीक इसी तरह खेती को भी हम उसी ढंग से देखें, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आप जब रमा हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्किल्ड और प्रॉफिट भी दोनों साथ में बढ़ता जाएगा। तो यह थी हमारी आकाश चौरसिया जी से बात। आकाश चौरसिया जी ने बहुत अच्छी से मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में बताया। जब कोई एक युवा मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकता है और उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, तो आप लोग भी खेती कर और मल्टी लेयर फार्मिंग कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो छोटे किसान भाई है, जो 1 एकड़ के या 2 एकड़ के हैं, वह यह खेती की पद्धति अपना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सर का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।